GTV में मुजाहिद वली आपको खुशामदीद कहता है। और बड़ा ये हफ्ता पाकिस्तान के लिए अहम है कि सऊदी वक्त 2 दिन से सरमायाकारी के लिए आ रहा है, फिर चीनी वज़ीर आज़म आ रहे हैं, शंघाई कॉन्फ्रेंस हो रही है। अंदरून मुल्क भी बहरहाल बहुत बड़ा वाक़या था कराची का, जहाँ खुदकश हमला हुआ। लेकिन इस वक्त एक बड़ा अहम डेवलपमेंट KP यानी खैबर पख्तूनख्वा में हुआ है। एक दूसरे से 10 गरिमा, ये तो मैं बहुत आसान इस्तेमाल कर रहा हूँ। एक दूसरे के बारे में जो ज़बान बयान इस्तेमाल होती थी, और आप देखिए किस तरह सियासत कितनी शफ़ाफ़ होती है कि उसने KP हाउस में हमारे वज़ीर दाखिला को भी, गवर्नर को भी साथ बिठा दिया। ऐसा हमारे बड़े सीनियर सीजन जर्नलिस्ट हैं अरशद मलिक साहब, हमारे बड़े सूबे KP के सबसे बड़े क्लब, बल्कि पाकिस्तान के चंद बड़े क्लबों में से एक के सदर हैं। मलिक साहब, शुक्रिया आपने वक्त निकाला। मैं अगर सहाफ़ती ज़बान में तो यही कह रहा था कि एक दूसरे के मुखालिफ और दुश्मन, लेकिन अगर बाज़ारी ज़बान में कहूँ कि मेरा ख़्याल में जो गालम गलौच की ज़बान तक आ गए थे, घरों में दाखिल हो गए थे, ज़ातियात पर आ गए थे, गवर्नर कुंडी गंडापुर के बारे में, गंडापुर कुंडी के बारे में, मोहसिन नकवी इनके बारे में। ये आपको ये ऐसा क्या कौन सा जबर था, मैंने तो लफ्ज़ सफाकी इस्तेमाल किया सियासत का, कि ये एक ही छत के नीचे बैठने पर मजबूर हो गए। और जैसे आपने देखा होगा कि हमारे KP के वज़ीर आला के पहलू भी बैठे थे। मेरे ख्याल में अच्छी तवाज़ो भी की गई होगी पश्तून रवायत के तहत इन लोगों की। मलिक साहब जी बहुत शुक्रिया मुजाहिद साहब। जैसे कि आपको पता ही है कि हमारे सूबे में तो हालात जो है ना, वो अगर सियासी आप देख लें तो वो आपने थोड़ी सी उसकी तशरीह कर दी कि कितनी माजराई जारी है वफाक की, सूबे की, तहरीक इंसाफ की, दीगर जमातों के साथ। अमन अमान की सूरत हाल भी सूबे के अंदर आपको पता ही है बहुत ख़राब है। रिसेंटली भी एक वाक़या हुआ कि लेफ्टिनेंट कर्नल समेत कई हमारे जो फ़ौजी जवान हैं शहीद हुए। तो ये एक सिलसिला चल रहा है यहाँ पे। लेकिन उसके साथ साथ एक और इशू जो आया वो एक PTM का आया, जिसको उन्होंने ऐलान किया था कि 11 तारीख को पेशावर में हम एक अदालत लगाएंगे, अवामी अदालत होगी, उसके अंदर कुछ मुख्तलिफ इशूज़ पर बातचीत होगी। तो उससे पहले ही वफाकी हुकूमत ने उनको कलअदम करार दे दिया। अब जब ये कलअदम करार देने का फ़ैसला आया तो उसके बाद उनको कहा गया कि भाई आप कहीं भी जलसा नहीं कर सकते। तो कल जो था, मतलब गुजरा हुआ कल जो है, वहाँ पे वो लोग जमा हुए और उन्होंने अपने सामान लेके आए और कि जी हम अवामी अदालत लगाएंगे, यहाँ पे हम फैसले करेंगे। तो यहाँ से पुलिस और दीगर फोर्सेस जो थी हमारी, उनके साथ झड़प हो गई। उसके अंदर कुछ 4 लोगों की शहादत की इतलात थी, कुछ ज़ख्मी हो गए। तो ये एक इशू बन गया यहाँ पे, और यकीनन एक बड़ा इशू था क्योंकि उनकी काफ़ी अक्सरियत है, वो लोग काफ़ी मुनज़्ज़म भी हैं, मुतहद भी हैं और जलसों में भी आते हैं। अक्सर हम सोशल मीडिया पे भी उनको देखते हैं। लेकिन जो हुकूमत को इतलात आ रही थी कि ये जो अवामी अदालत लगाने जा रहे हैं, इसका जो एजेंडा है वो पाकिस्तान मुखालिफ एजेंडा है, यानी रियासत मुखालिफ एजेंडा है। तो यकीनन हर पाकिस्तानी ये चाहता है कि जो भी एक्टिविटी हों वो कानून के अंदर हों, आइन के अंदर हों। आपने अगर कोई अपना राइट लेना है, आपका कोई इशू है, अगर आपने किसी मसले पर बात करनी है तो यकीनन आप करें। पूरे पाकिस्तान में आप कहीं भी जलसा कर सकते हैं, एक तरीक़ाकार है, उसके मुताबिक आप एप्लीकेशन दें, उसके मुताबिक आपको जगह अलाट हो, आप जलसा करें। लेकिन ये जो जगह थी, ये इस जगह पे ना कोई परमिशन थी और ऑलरेडी चूँकि इसको कलअदम करार दे दिया था, तो यकीनन कलअदम करार देने पहले भी अवामी नेशनल पार्टी नाम बदल के फिर आ गई। तो ये सिलसिला यहाँ पे था। अब जब ये इशू ज़्यादा ख़राब हुआ और सोशल मीडिया पे इस पे ज़्यादा हाइप क्रिएट हो गई, बहुत ज़्यादा कि जी बहुत ज़्यादा शायद लोग इसमें इन्वॉल्व हो गए हैं और ये कोई इशू बहुत बढ़ने वाला है, तो फिर अली अमीन साहब ने यहाँ पे एक अच्छा स्टेप लिया। उन्होंने फेडरल गवर्नमेंट से भी रब्ता किया और मोहसिन नकवी साहब से कहा गया कि आप मलिक साहब यहाँ मैं माज़रत के साथ इंटरप्ट करूँगा। यानी जो हमारे यहाँ गद्दारी का लफ्ज़ कम अज़ कम बादशाह खान के घराने से ज़्यादा तो किसी ने आज़ाद पख्तूनिस्तान की तहरीक नहीं चलाई होगी। काबुल में कितने अरसे बैठे रहे, मॉस्को में किस तरह आते रहे, असला आता रहा, किस तरह माली इमदाद आती रही,
बागों के बाग बन गए। तो यानी ये तो पूरी तारीख़ है आज जो नेशनल अवामी पार्टी की। और मुझे भी थोड़ा शर्फ हासिल हुआ है काबुल में जाकर, जहाँ पश्तूनिस्तान चौक होता था। ये तो खैर वो तो, लेकिन मुझे नहीं है कि अभी तक ये ठीक है कि जिसे कलअदम करार दिया गया है, लेकिन उन्होंने अभी आज़ाद पख्तूनिस्तान का तो नारा नहीं लगाया। उन्होंने कोई अटक के पुल से जो वली खान ने कहा था कि मैं उठा के कर दूंगा और पेट फाड़ दूंगा, ये लैंग्वेज तो इस्तेमाल नहीं की गई थी। इसलिए मुझे ज़रा सा ये होता है कि इतनी ताकतवर हो गई कलअदम पीटीआई के पश्तून के इतने जॉइंट एक दूसरे के मुखालिफ एक छत के नीचे बैठ गए, यानी कुछ पावर है ना। बरेलवी साहब एक बात है कि जब आप इस पीटीएम के आप जलसों को देखें ना, तो उसके अंदर हज़ारों की तादाद में लोग आते हैं और नौजवानों की अक्सरियत होती है उसके अंदर, और काफ़ी बड़े बड़े जलसे होते हैं उनके। अभी जो हुकूमत को जो इतलात आ रही थी वो ये आ रही थी कि इसके अंदर अवामी अदालत लगाई जाएगी, जिसमें ये कहा जाएगा कि हमारे ये इशूज़ हैं और हमारे साथ ज़्यादती जुल्म हो रहा है। तो शायद कुछ इस किस्म का वो था कि कोई ये अपनी कोई रियासत के हवाले से बात करें या अपने किसी झंडे के हवाले से बात करें, तो कोई अच्छी इतलात नहीं आ रही थी। मलिक साहब देखिए, वो ये कहते हैं कि जी अमन नहीं कायम कर सकी वफाक और केपी, और ज़्यादा वक्त इनका आपस में झगड़ों और फसाद में लगा रहा, इस पेज पे नहीं हुए। अभी ये तो ऐसी बात है कि वो करते, यहाँ तो करने वाले भी बैठे हुए हैं जिन्होंने पख्तूनिस्तान करा। पख्तूनिस्तान के लिए फंडिंग आई, पख्तूनिस्तान के लिए असला आया, आपके सूबे की ईंट से ईंट बजा दी गई 70-80 की दहाई में। तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि अभी तक सॉरी टू से पार्टियों को कलअदम करार देने थे। आप इतने माशाल्लाह बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं, क्या वो उसको तो फिर ये तो आप ये रास्ता बंद करते हैं, चले पब्लिकली कर रहे थे ना, नहीं लेकिन रास्ता बंद करके क्या आप समझते हैं ये ख़त्म हो जाएगी? मैंने शुरू में यही कहा कि देखें, अगर आपने पीटीएम पर पाबंदी लगाई है तो पीटीएन हो जाएगी, कुछ और बन जाएगी उससे। लेकिन मेरा अपना ये ज़ाती ख्याल ये है कि जब आप किसी को कलअदम करार देते हैं तो उससे पहले उसके साथ पहले बातचीत होनी चाहिए, कोई अदालती कार्रवाई होनी चाहिए, उसको आपको कोई शवायद देने चाहिए। आपने ये शवायद दिए कि पीटीएम का टीटीपी के साथ राब्ता है और फंडिंग टीटीपी कर रही है उसको, तो आखिर किसी फोरम पे उसको साबित भी करना पड़ेगा ना। कल को अगर वो अदालत भी जाते हैं तो ये चीज़ अगर पहले हो जाती तो मेरे ख्याल में मुनासिब होता। आज देखें ना, अभी अली अमीन साहब जा रहे हैं उनके साथ वहाँ पे फातिहा पढ़ने और उनसे मिलने के लिए, मतलब ये इस जरगे के जो आज जरगा हुआ है उसके बाद आप जा रहे हैं। तो अगर ये बातचीत पहले कर ली जाती तो मेरा ख्याल मुनासिब ना होता कि जब आप कलअदम करार दे रहे हैं पूरी कौम को आप बताते हैं कि ये शवाहिद हैं, इन लोगों के साथ ये इश्यूज हैं, इन्होंने ये काम किए हैं। तो पाबंदी तो बाद में भी लग सकती है ना, पाबंदी लगाने से फ़र्क भी कोई नहीं पड़ता, नाम बदल के आप फिर आ जाते हैं। कितनी कलअदम तंजीमों पे पाबंदियाँ लगी हैं, सारी वापस आ गई हुई हैं, तो फ़ायदा कोई नहीं हुआ। लेकिन ये जो इंतशार फैला और पूरे अपने सोशल मीडिया आप देखें ना भरा हुआ है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया ने काफ़ी हद तक इस चीज़ को वो किया है, लेकिन फिर भी आप आजकल तो आपको पता है सोशल मीडिया का दौर है, नौजवानों की जो पोस्टें थी और बहुत ही बुरी वो हालत थी। तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि अगर कुछ कर लेते तो उसके बाद पाबंदी लगाई जाती, तो उससे पहले पाबंदी लगाना मुनासिब नहीं था। मलिक साहब, अगर मैं कंक्लूडिंग आपसे पूछूं कि गंडापुर साहब को ये इख्तियार दिया गया है, हमारी वफाक ने बल्कि अपना बोझ उतारा है, क्योंकि ये तो वहाँ जा ही नहीं सकते। सॉरी टू से इस पॉलिटिक्स ने, आपने भी देखो और किया होगा, एक एथनिक डिवाइड भी तो किए है। आप देख नहीं रहे कि फजल रहमान और अचकजई और उमर अयूब और गौहर और फना और एक तरफ उधर तारल और मोहसिन नकवी, सॉरी टू से मैं इस तरह करना नहीं चाह रहा था, लेकिन बहरहाल हालिया महीनों में एक एथनिक डिवाइड भी सामने आई। ये जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ पेशावर का और वफाक का, तो आज गंडापुर साहब को जो उन्होंने इख्तियार दिया है वो बाख्तियार होकर अगर वहाँ गुफ्तगू करने गए, और वो माशाल्लाह तहरीक इंसाफ बहुत बड़ी पार्टी है, बड़े वोट पड़ते हैं, तो वन वे तो नहीं होगा, चले 11 अक्टूबर को वो इरादी करने के मत आओ, आगे क्या होगा? देखिए ना, कोई स्ट्रेटेजी नहीं है, कोई पॉलिसी नहीं है, आपने करना क्या है। अभी तक तो आपकी वफाक और सूबे की आपस में चल रही थी लड़ाई, तो वफाक और सूबे की चल रही थी, इस इशू की वजह से दोनों इकट्ठे बैठ गए। आज तक गवर्नर साहब, जब से गवर्नर साहब आए हुए हैं और वज़ीर आला आए हैं, आपस में बात नहीं करते। आज पहली दफ़ा हुई है कि वज़ीर आला साहब ने गवर्नर साहब को फ़ोन किया, गवर्नर साहब जो है वो वज़ीर आला हाउस आए। तो हालत तो ऐसी है आपकी, तो आप क्या पॉलिसी बनाएंगे, क्या स्ट्रेटेजी बनाएंगे कि भाई किस तरह किसी को रोकना है, किस तरह बात करनी है
नहीं है, बात करने का इख्तियार किसके पास है। सूबाई हुकूमत पीटीएम को जो है वो उसकी हमायत कर रही थी। उससे मंजूर पश्तीन की मुलाकात हुई अली अमीन के साथ, उन्होंने कहा बिल्कुल आप पेशावर में जरगा करें, आपको यहाँ पे जगह भी देंगे, सब कुछ होगा। फिर फेडरल गवर्नमेंट जो है वो एक एलामिया जारी कर देती है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि एक सिमत होनी चाहिए, क्योंकि ये एक रियासत है, रियासत के अंदर ये सतून है हुकूमत और दो हैं, तो चाहिए कि दो हुकूमतें आपस में बैठ के बात करें, दीगर इदारे भी बात करें और एक पॉलिसी बनाएं कि भाई अगर किसी को टैकल करना है किस तरह करना है। और मैं आपको बड़ी उससे बताना चाहता हूँ आपको कि फोर्स जो है ना वो कोई हल नहीं है। अगर आप कहें ना कि हमने इनको गोलियां चला के रोक लेंगे या इनको इस तरह कर लेंगे, ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि जो हालत मैंने देखी है वहाँ पे लोगों की और जितने लोग वहाँ थे, तो वो ये सिलसिला बातचीत से ही हो सकता है। अब आज आपने फैसला किया कि हाँ जी कल इनका जरगा हो जाए या आप बैठ जाएंगे साथ और हम भी उनके साथ बैठ जाएंगे, मुज़ाकरात भी हो जाएंगे, उनका जरगा भी मुनक्किद हो जाएगा। तो ये सारी बातें अगर करनी थी तो कल ही कर लेते, जब नहीं करनी तो उनको पहले से उन्हें बिठाएं, उनसे बात करें। आज इनके साथ पहले मोहसिन दावड़ वगैरह होते थे, आज मोहसिन दावड़ इनके साथ बैठे हुए थे आके, तो मंजूर पश्तीन जो है वो अलहदा हो गया है, मोहसिन दावड़ अलहदा हो गया है, वो पार्लियामेंट में आ गए, वो मंजूर पश्तीन नहीं आया। तो ये चीजें सोचने की हैं कि आखिर ये क्या वजूहात हैं। सॉरी टू से मलिक साहब, आपसे और ज़रा तफसील गुज़रती, बिल्कुल स्पेसिफिक वन लाइनर, खतरा टल गया या खतरा अभी टला नहीं है किसी बड़े, इससे भी आगे लफ्ज़ नहीं कहूँगा। मेरे ख्याल में ख़तरा मौजूद है और ये इशू इतनी आसानी से हल होने वाला नहीं है। वक्ती तौर पे अगर आप किसी जरगे से कोई बात, चूँकि पुख्तून रवायात हैं, जब बड़े जाते हैं तो अब जैसे आज चला अभी एक जरगा जा रहा है और फिर कल दोबारा बैठेंगे, तो अगर ये जाते हैं तो इस हद तक तो मामले को ज़रा इस वक्त जो है उसको ठंडा कर देंगे, लेकिन ये इशू रिजॉल्व नहीं होगा, ये इशू बरकरार रहेगा और ये इशू आने वाले दिनों में मज़ीद ख़तरनाक होगा। शुक्रिया मलिक साहब, बड़े सीनियर सीजनड हमारे जर्नलिस्ट ने कहा कि बहुत बड़े प्रेस क्लब के पेशावर के सदर भी हैं और ये आगाह कर रहे थे कि ख़तरा मौजूद है, टला नहीं है। बहरहाल खुशाइन बात यह है कि ये जो गवर्नर और वज़ीर आला बिल आखिर इस इशू के सबब एक ही छत के नीचे पहलू व पहलू बैठकर हम नवाला हम प्याला भी हुए। ब्रेक के बाद आएंगे तो बहरहाल हुकूमत डटी हुई है और आज पीपल्स पार्टी और नून लीग में बाकायदा एग्रीमेंट ही हो गया है कि हम जनाब हर सूरत में आइनी तरमीम लाएंगे। ये है क्या, ये पेंडोरा बॉक्स खुल क्यों नहीं रहा, इस पर गुफ्तगू करेंगे एक ब्रेक के बाद। टीवी में मुजाहिद बलूरी एक बार फिर आपको खुशामदीद कहता है। और जैसे मैंने कहा कि इस वक्त जो सूरत हाल, एक तो महाज आपने जिरगा का देखा होगा, दूसरे बड़ा सीरियस मसला है कि इत्तेहादी डटे हुए हैं कि हर सूरत में आइनी तरमीम लेकर आएंगे, बल्कि डेडलाइन तक दे दी है। और बिलावल साहब का कहना है कि जी 25 अक्टूबर से पहले, और 25 अक्टूबर से पहले इसलिए कहा जा रहा है कि 26 अक्टूबर को नए चीफ जस्टिस का ऐलान होना है। आज पीपल्स पार्टी और नून लीग में बहरहाल ऑफिशियली कहूँगा इत्तफाक राय हो चुका है एक मसवदे पर जो सामने नहीं आया। और अब अभी खबर आ रही थी कि शायद पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और शायद खुद बिलावल साहब मौलाना को मनाने के लिए उनके घर रवाना हो चुके हैं। एक तरफ शंघाई कॉन्फ्रेंस सामने है और सऊदी वफ्द आया हुआ है, चीनी वज़ीर हमारे हैं, लेकिन हुकूमत की आना का मसला बना हुआ है आइनी तरमीम। हमारे साथ हैं आसिफ करमानी साहब, सीनियर सियासतदान। शुक्रिया करमानी साहब, बड़े इनका घराना इनकी बहुत पाए का रहा है पंजाब में। ये जो करमानी साहब चारों सूबों में हुकूमत है हमारे नून लीग और पीपल्स पार्टी की, माशाल्लाह 2 गवर्नर हैं पीपल्स पार्टी के, 2 वज़ीर आला हैं, सब कुछ तो है इनके पास। क्या वजह है कि ये बज़द हैं, तुले हुए हैं कि हर सूरत में आइनी तरमीम लेकर आएंगे? और उससे भी ज़्यादा ये कि ये ख़ुद एक मुहिम्मा है कि है क्या मक़ासद है इनके पीछे? आसिफ करमानी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया बरेली साहब मोहतरम। देखिए, एक होती है मौत, एक होता है मौत का खौफ।
ये जो मौत का खौफ होता है, ये मौत से भी ज्यादा खतरनाक होता है। इसमें रोज इंसान जीता है, रोज मरता है। ये खौफ में मुब्तला हुकूमत है, जिसके सामने एक चीज है, इनको मालूम है कि ये अभी तक अवाम को कुछ डिलीवर कर नहीं सके। अपना अवाम में इनके लिए एक नफरत है, एक गुस्सा है, और ये इस तरह की आईनी तरामीम, जिसको मैं आईनी छेड़छाड़ कहूंगा, वो ये करके समझते हैं कि इनका इक़्तिदार बच जाएगा। लेकिन करके देख लें, ये भी जरूरत तो बरेलवी साहब इस अमर की है कि देखिए, ये जो इदारे हैं ये एक दिन में ओवरनाइट नहीं बनते, और इदारों को बजाय कि उनको आप कमजोर करें, उनको अपना जाती मातहत इदारा बनाने की कोशिश करें, और अपनी मर्जी की अदालतें कायम करने की, अपनी मर्जी के फैसले लेने की आप कोशिश करें, तो ये तो खौफ है ना। ये तो जो हुकूमतें अपनी टांगों पर खड़ी होती हैं उनको तो ऐसे कोई इश्यूज नहीं होते, लेकिन जो हुकूमतें बैसाखियों पर खड़ी होती हैं, और स्पेशली जिन हुकूमतों की अवाम में कोई साख, कोई इज्जत आबरू नहीं होती, वो फिर अपने इक़्तिदार के संघासन को सहारा देने के लिए वो फिर इस किस्म की हरकतें करते हैं। और तो मुझे कुछ देखिए ना, इन आईनी तरामीम से आम आदमी की सेहत पर या जिंदगियों में कोई बेहतरी आने का इम्कान है तो जरूर कीजिए। यानी जो इश्यूज हैं उस तरफ आप नहीं आते जिसका मैंडेट आपको दिया है। अब आप इदारों को तकसीम दर तकसीम, मेरी अदालत, मेरी इस्टेब्लिशमेंट, मेरी पुलिस, मेरी PIA, मेरा रेलवे, ये वही है। एक परसेप्शन ये था शुरू में जब ये जिक्र हुआ कि मेन बात तो ये है कि जुडिशरी, यानी एक होता है आपके, सॉरी टू से, आपके पुराने साडा जज से साडा सदर के साडा जनरल का होता था, ये चीफ जस्टिस से मामला शुरू हुआ है कि उसके बाद मंसूर अली शाह को आना है, और ये कहा गया कि जी हम उनकी उम्र में इजाफा करना चाहते हैं और तीन और एक्सटेंशन दी जाएगी, इस तरह उनको तादाद में इजाफा किया जाएगा। तो ये ऐसा लग रहा था कि ये सिर्फ काजी साहब ने बिल्कुल ऐलान कर दिया कि मैं तो एक्सटेंशन नहीं लूँगा, लेकिन साफ लग रहा है कि मंसूर अली शाह साहब के अदालती तेवर देखकर शायद वो 26 अक्टूबर को चीफ उन्हें ना बनाएं। किरमानी साहब। बिल्कुल, मैं तो कह रहा हूँ ना जी कि देखिए, इदारे भी बदकिस्मती से बरेली साहब इस मुल्क में आज से नहीं, अरसा दराज से पोलिटिसाइज भी हुए हैं, और अब तो पोलराइज भी हो गए हैं। अब आपको हर इदारे के अंदर आपको दो पोल्स नजर आते हैं, एक मकतबा फिक्र के लोग हैं, दूसरे मकतबा फिक्र के लोग हैं। लेकिन उसका सारा नुकसान जो है वो तो पाकिस्तान और उसके अवाम को हो रहा है ना जी। इसलिए मुझे तो समझ नहीं आती कि मैं अर्ज करता हूँ ना, ये जो कदावर लोग थे ना, जिनको हम कदावर सियासतदान कहते थे, मुदब्बर सियासतदान कहते थे, वो तो कब्रों में जाके सो गए। ये अब सियासी जोकर हैं, ये पॉलिटिकल टॉडलर्स हैं, जिनको खुद पता नहीं सुबह किधर, दोपहर किधर, शाम किधर, ज़हनों को इनके जंग लग चुका है। जिस काम के लिए आए थे उस तरफ तवज्जो नहीं है। तो ये एक देखें ना, फिर इससे आप या पार्लियामेंट को आप मुस्तहकम करें, एक इदारा है, सुप्रीम कोर्ट को आप मुस्तहकम करें। ये कह देना मुझे फलाना जज नहीं पसंद, फलानी पसंद, तो ये तो जाती नापसंद कोई अपनी मुलाजिम कोर्ट तो नहीं या इस मुल्क में चलनी ना। जहां तक बिलावल साहब ने कहा है, मेरी नजर से नहीं उसका बयान उनका गुजरा, तो ये तो बड़ी एक अजीब बात है कि आप कहें जी मुझे एक चीफ जस्टिस जो भी इनकमिंग है, आप उसके बारे में अभी से कहना शुरू कर दें हमें कबूल नहीं है। भाई ये कोई आपकी पार्टी की कोई ये जो अदालतें हैं कोई जागीर नहीं आप किसी की भी पार्टी की, एक सिस्टम है, उस सिस्टम को जैसा भी अच्छा बुरा उसके तहत उसको चलने दें। एक तो ये है कि ये अजीब बात थी, आपको याद होगा जब पिछली बार कोशिश की गई कि काबीना के पास मुसव्विदा नहीं था, वज़रा के पास मुसव्विदा नहीं था कि अल्लाह क्या रहे हैं, पार्लियामान के कौमी असम्बली और सेनेट के अरकान को यरगमाली बनाए रखा, उन तक कोई इल्म नहीं। फिर खैर कहते हैं नंबर पूरे नहीं हुए, लेकिन और बज़ाहिर ये समझा गया कि चीफ जस्टिस का मामला है, जजों का मामला है। लेकिन आपको नहीं लगता माशाअल्लाह तेरार का आदमी है कि इससे कुछ हटकर भी है, यानी 63A जिसके ज़रिए उन्होंने मुनहरिफ अरकान की कोई इजाज़त दे दी, उसको आईनी जायज़ करार दे दिया कि आप पार्टी छोड़ दें, तो कुछ और भी आपको नहीं लगता कि इसके अलावा है किरमानी साहब, जुडिशरी के अलावा भी?
फिर भी गुजारिश ये है, आप ठीक फरमा रहे हैं, अभी तो मुसवदा तो सामने आया ही नहीं है, और जिन लोगों ने मुसवदा देखा है या जिन लोगों ने कोई गुमसुम ली है उसमें और भी काफी कबाहतें पाई जा रही हैं। मेरा मतलब है कि देखें, या तो फिर आप फैसला कर लीजिए इस मुल्क को किस तरह चलाना है, किसने चलाना है, ये आधा तीसरा आधा बटेर नहीं चलेगा। और मैं ये समझता हूँ, यहाँ मैं अभी भी समझता हूँ कि जो जस्टिस काजी फायजीसा साहब हैं वो एक बड़े बाप के बेटे हैं और उनको अपने बाप के नाम की लाज रखनी चाहिए, और जितना इज्जत आबरू से उन्होंने वक्त गुजर गया जैसा तैसा भी था, और बेहतर यही होगा कि वो अज खुद वाज़े अल्फाज में उनको अगर नहीं उन्होंने ऐलान किया तो करना चाहिए था कि मैं एक्सटेंशन में या किसी और आईनी ओहदे में इंटरेस्टेड नहीं। भाई साहब, अगर मैं आपसे यानी इस हवाले से एक बार फिर मालूम करना चाहूँगा कि अगर चीफ जस्टिस का ओहदे को यानी बाईपास किया जाता है, यानी अगर आइन के तहत मंसूर अली शाह नहीं बनाए जाते, तो एक तो ये एक्स्ट्रा जुडिशल एक्टिविज़म होगा। और जो हुआ आपने देखा नहीं, पिछली बार सेनेट ने जो है एक रात में 52 बिल पास कर दिए थे, ये करते रहे ना, किसी भी प्रोसेस से नहीं आए थे वो बिल, कौमी असम्बली में इसी तरह लाए गए, फिर आपने नहीं ला सके तो पार्लियामेंट के होते हुए आप ऑर्डिनेंस भी ले आए। तो मेरे ख्याल में अगर इन्होंने तय कर लिया है, आज जैसे नून लीग और पीपल्स पार्टी इकट्ठे हो गए, अब मौलाना के बाद गए, तो करेंगे तो ये ज़रूर किरमानी साहब। मैं बरेलवी साहब समझता हूँ कि ये इनके मुंह पर पड़ेगा कि सब कुछ। माजी में भी आप देखिए कि जब भी आपने अदलिया को तकसीम करने की कोशिश की, मनपसंद फैसले लेने की कोशिश की या जो भी किया, और उसका नुकसान ही हुआ है। तो मैं तो दुआई कर सकता हूँ, चूंकि ये अंधे हो चुके हैं, पता नहीं इनको क्या इनके इश्यूज हैं, क्या मसाइल हैं। भाई एक उसको आइन को एक मोम की गुड़िया की नाक समझा हुआ है, जिधर चाहे मर्जी मरोड़ दें। तो इसमें मैं समझता हूँ कि ये अगर ऐसी बात है कोई, तो इसकी छेड़छाड़ से जाहिर है, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान कमजोर होगा। एक रिवायत चल पड़ेगी कि जी अपनी मर्जी का आइन, अपनी मर्जी की शिकें, और इससे फिर ये लोटाइज्म जिसको हम कहते हैं, जिससे जैसे फ्लोर क्रॉसिंग है जो, ये तो फिर इसको फरोग मिलेगा ना जी। फिर ये फिर आप असूल की सियासत कहाँ गई? फिर ये तो इक़्तिदार की पॉलिटिक्स है, जातियात की सियासत है। और पहले भी इनको देखिए बड़ी इबरतनाक शर्मनाक शिकस्त हुई है, नंबर इनके पूरे नहीं थे। अब भाग दौड़ करके नंबर पूरे भी कर लेंगे, लेकिन मैं समझता हूँ कि इससे पोलराइजेशन में इजाफा होगा, और मैं फिर यहाँ मुझे खदशा है कि एक दोबारा तहरीक ना चल पड़े इस हुकूमत के खिलाफ। किरमानी साहब, मैं ऐसे ये सवाल करना नहीं चाह रहा था, इस वक्त कहीं नहीं करता, लेकिन मुझे इल्म है कि जब तक शरीफ हुकूमत में नहीं आए थे, छोटे शरीफ, तो आपका बड़ा आना जाना लगा रहता था लंदन में। मैंने उनका आपके बड़ा कुर्ब था आपका, बड़े यानी मियाँ नवाज शरीफ से पुरजोश थे वो आने से पहले, जलसा भी बड़ा किया। इधर आप खुद गौर करते होंगे, मैंने कहा ना आप बहुत करीब रहें, कुछ मियाँ साहब कुछ गुमसुम चुप चुप नज़र आते हैं, सवाल भी आते हैं तो खामोशी से चले जाते हैं, तो क्या सबब? मैंने कहा ना आप इतने करीब रहे हैं कि क्या मियाँ साहब को इस बात का अफसोस है कि उन्हें नंदाज किया जा रहा है, उनकी सुनी नहीं जा रही? जी किरमानी साहब। मैं जितना उनको समझता हूँ, मेरा ख्याल है कि वो पाकिस्तान की सूरत हाल से और जो मौजूदा सियासी सूरत हाल है खसूसन, उससे वो दिल बर्दाश्ता, मुझे कुछ लगते हैं कि वो दिल बर्दाश्ता हो चुके हैं। चूंकि जो 4 साल का अरसा वो बाहर रहे और जैसा वो पाकिस्तान छोड़कर गए थे, वापसी पर मैं समझता हूँ उनको पाकिस्तान वो उनकी ख्वाहिशात के मुताबिक नहीं मिला, और फिर उनकी जो टीम भी थी उसने भी उनको वो रिजल्ट्स मुहैया नहीं किए जिसकी वो तवक्को लेकर लंदन से आए थे। तो और भी दीगर कुछ उनके जाती सदमात भी हैं, मैं समझता हूँ वो एक सेंसिटिव नेचर के आदमी हैं। तो ये मिली जुली फैक्टर्स थे जिन्होंने, मैं समझता हूँ कि उनकी तबीयत पर असर डाला है, और वो कुछ मुझे मायूस और बददिल नजर आते हैं। ठीक है, शुक्रिया आसिफ किरमानी साहब। किरमानी साहब आम ज़बान में, बाज़ारी ज़बान में अंदर के आदमी हैं, मुस्लिम लीग से बड़े, ख़ासतौर पर शरीफ, बड़े शरीफ साहब से, शरीफ ख़ानदान से। मैंने कहा ना कि अब सिर्फ ग़ालिबन हफ़्ता कम रह जाता है, सऊदी वफ़द एक बहुत बड़ी तादाद में आया है, कोई 100 से प्लस आया है। चीनी वज़ीर-ए-आज़म की आमद भी 2-3 दिन बाद मुतवक्को है, और सबसे बढ़कर ये कि शंघाई कॉन्फ्रेंस
ये बड़ी अहमियत की हामिल है, जिसके लिए हुकूमत बड़ी तैयारियां कर रही है, जिस पर गुफ्तगू करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। टीवी में एक बार फिर मुजाहिद वली आपको खुशामदीद करता है। शंघाई कॉन्फ्रेंस की बड़े ज़ोर शोर से तैयारियां जारी हैं, उसके साथ ही सऊदी वफ्द की आमद भी की अहमियत भी बड़ी है कि बड़ा इन्वेस्टमेंट आ रहा है। फिर चीनी वज़ीर आज़म की आमद। हमारे साथ सोहेल भट्टी हैं, को मैंने रहमत दी है कि इस वक्त मैंने कहा कि इस्लामाबाद में सियासी गहमा गहमी अपने उरूज पर है, यकीनन एक ऐसे हालात में जबकि आपको इल्म है कि रिवायती हमारे दुश्मन ममालिक कह लें, ताकतें कह लें, किसी सूरत नहीं चाहती कि पाकिस्तान में गैर मुल्की वफ़द और ख़ास तौर पर मईशत की बहाली के हवाले से, अमन अमान के हवाले से यहाँ आए। लेकिन सऊदी वफ़द तो आ चुका है, बहुत बड़ा वफ़द, कोई तकरीबन 100 से ज़्यादा उसमें इन्वेस्टर आ रहे हैं। और इसी तरह मैंने कहा कि शंघाई कॉन्फ्रेंस से पहले चीनी वज़ीर आज़म 3 दिन पहले आ रहे हैं, और फिर अभी तवक्को की जा रही है कि जो शंघाई कॉन्फ्रेंस होगी जिसमें 10 ममालिक हैं, उनमें से 8 के वज़राए आज़म की शिरकत अभी तक या सरबराहान की शिरकत मुतवक्को है। और उससे बढ़कर ये कि इंडियन फॉरेन मिनिस्टर की आमद ने इसको मज़ीद अहमियत का हामिल बना दिया गया है। यकीनन एक बहुत बड़ा बोल्ड स्टेप है शरीफ हुकूमत का कि उन्होंने इस कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया है। जैसे मैंने कहा कि ख़ास तौर पर सऊदी अरब जो हमारा रवायती दोस्त मुल्क रहा है, चाइना जो दोस्त मुल्क रवायती तौर पर रहा है, इन दोनों ममालिक की आमद इस शंघाई कॉन्फ्रेंस से पहले से इस बात का इशारा दे रही है कि वो भी समझते हैं कि इस वक्त जबकि एक तरफ ख़ास तौर पर मिडिल ईस्ट में एक बड़ा शदीद बहरान आया हुआ है, खुद हमारा रीजन और हमारा ख़त्ता, ख़ास तौर आपको इल्म है कि पाक अफ़गान बॉर्डर, पाक ईरान सरहद बॉर्डर पर भी बड़ी कशीदा संगीन सूरत हाल है। इसमें शंघाई कॉन्फ्रेंस का इनेकाद से एक पैगाम सारी दुनिया को जाएगा कि पाकिस्तान एक पुरअमन सेक्योर मुल्क है, इसीलिए इन तमाम ममालिक के सरबराहान आ रहे हैं। हम कोशिश करेंगे कि भटिया ये बताइए, बड़ी तैयारियां हो रही हैं और सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम हैं, और बड़ा यानी एक बोल्ड स्टेप है ना हुकूमत का ये, भट्टी साहब, ऐसे वक्त में करना इसको। यकीनी तौर के ऊपर एक न सिर्फ एक बोल्ड स्टेप है बल्कि हर एंगल से जो इस कॉन्फ्रेंस की जो एक इम्पोर्टेंस है उसके पेश नज़र हुकूमत ने इसको स्मूथ साथ इसको सिक्योर तरीके से इसको ऑर्गेनाइज कराना एक बहुत बड़ा टास्क है। हुकूमत उसको सक्सेसफुली एग्जीक्यूट करना चाहती है। 27 साल बाद यकीनी तौर पर पाकिस्तान के लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है जहाँ पर के जो मेंबरान हैं, हेड ऑफ स्टेट, यहाँ पर आ रहे हैं, और इसी मौके के ऊपर जो चीनी प्राइम मिनिस्टर है उनकी तरफ से इम्कान है कि गवर्नमेंट के मुख्तर का इजलास से खिताब भी करेंगे। तो सिलसिले के अंदर सिक्योरिटी लेवल पर किए गए, और उस वक्त जब पाकिस्तान बहुत रैपिडली अपने जो इकोनॉमिक रिफॉर्म एजेंडे के ऊपर भी गामजन है, और उसी लम्हे के अंदर आपने देखा कि कराची के अंदर जिस तरीके से चीनी इंजीनियर्स को किया गया दहशतगर्दी का, उस हालात के बढ़िया। बस क्विक ये बताइए कि यकीनन ये आज ये भी एक पेशरफ्त हुई है कि हमारे वज़ीर दाखिला गए पेशावर, उन्होंने एक जिरगा भी किया उनके साथ, क्योंकि सूरत हाल खासी संगीन थी। इससे लगता है कि रियलाइजेशन ज़रूर शरीफ हुकूमत में, इत्तेहादी हुकूमत में आया है कि वो समहाउ उन्हें अपोजिशन को और ख़ास तौर PTI को एतमाद में ज़रूर लेना पड़ेगा, क्योंकि वो बहुत बड़ा टास्क है ये शंघाई कॉन्फ्रेंस। जी बिल्कुल, आपने राइटली पॉइंट जो किया है। हुक्मरान इत्तेहाद इस बात की रियलाइजेशन है कि इस मौके के ऊपर जब का इनेकाद होने जा रहा है और मुख्तलिफ एरिया के अंदर जो एहतजाजी मूवमेंट चल रही है उनको कूल डाउन करने। सॉरी भट्टी साहब, ज़रा आपकी आवाज़ में आपको इल्म है कि इंटरनेट है और टेलीफोन कॉल और
ये मसाइल तो होंगे क्योंकि सिक्योरिटी बहुत अहमियत के हामिल है। जैसे मैंने कहा कि 10 ममालिक शिरकत कर रहे हैं, 8 के सरबराह कर रहे हैं। इंशाअल्लाह ये एक जो बहुत बड़ा स्टेप है वो बखैर खूबी अपने मस्बत अंजाम पर पहुँचेगा। इसी के साथ ही GTV से मुजाहिद बरेलवी को इजाज़त दीजिए।